हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं गीक बाय चॉइस। 2 मई के करंट अफेयर्स देखेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखेंगे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। देखिए होता क्या है इंडिया में, कंपनी जो है वो तो प्राइवेट है ही, लेकिन वो कंपनी जिस कंपनी से ऑडिट करवाती है, मतलब पैसे का पूरा फ्लो का वो ये करवाती है, वो भी प्राइवेट है। तो दो प्राइवेट कंपनी आपस में डील कर रही है और मैं ही उस कंपनी को पैसे दे रहा हूँ, तो करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए इंडिया में ये लाया गया नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसे रजिस्टर किया गया। इसको अभी भी पूरी तरह से पावर्स नहीं है। इसके लिए एक एक्ट है, कॉरपोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल 2026। ये अभी बिल है, अभी अगर ये पास हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है हो जाएगा, तो ये लॉ बन जाएगा। तो अभी ये बिल है, अगर ये पास हो जाता है तो इसे पावर्स मिलते हैं अरेस्ट करने के, पिनलाइज करने के, ये सारी चीज़ें। फिलहाल अभी उसके पास उतने पावर्स नहीं है। आया है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। मिनिस्टर हमारे हैं निर्मला सीतारमन। न्यूज़ अभी ये निकल कर आ रही है कि नहीं, ये जो हमारी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इन्होंने सारी बड़ी कंपनियों को ये बोला है कि आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के तहत, कौन से स्टैंडर्ड्स, वो नाम हमें याद रखना पड़ेगा, SA600, इसके तहत आप अपना सारा ऑडिटिंग करें, ताकि हम एक पूरा यूनिफॉर्म से सब ऑडिट हो सके। ओके, अगर ये बिल अगर पास हो जाता है तो उसके तहत होगा क्या कि जो साइन करने वाला सीए रहेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इवन छोटा सा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अगर रहेगा, तो उसके ऊपर एक ओनस आ जाएगा कि उसकी साइन की वैल्यू रहेगी। अभी क्या होता है कि सीए बिजनेसमैन से पैसे लेकर किसी भी चीज़ पे साइन कर देते, फिर उनको लोन मिल जाता है। वैसा नहीं होगा। दूसरी चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि इंडिया की बिग 4 ऑडिटिंग फर्म्स कौन कौन सी है। सबसे पहली है डेलॉइट, फिर है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, तीसरी है अर्नेस्ट एंड यंग, और चौथी है KPMG। ये इंडिया की बिग 4 मानी जाती है। आपने नाम पढ़ा होगा, ये कंपनियों के नाम बहुत बार आते हैं, PwC, ये रिपोर्ट, अर्नेस्ट एंड यंग। तो ये 4 कंपनियां हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, गोल्ड रिजर्व। अभी न्यूज़ ये है कि RBI ने 100 टन्स गोल्ड हमारा लंदन से, यूके से इंडिया में ला लिया है हमारे लिए। और वो लाते रहते तो वो हम उतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि गोल्ड रिजर्व्स किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स है अमेरिका के पास, 8133 टन, मतलब 8000 प्लस टन्स आप मान सकते हैं। हमारा प्यारा भारत आता है 8th नंबर पे, जिसके पास आज की डेट में 880 टन्स गोल्ड है। लेकिन हमें भारत को ये बोला जाता है कि एक प्राइवेट लीडर, क्योंकि ये गोल्ड जो है वो तो हमारे RBI के तिजोरी में पड़ा हुआ है। हमारे घरों में अगर गोल्ड है, उसकी अगर हमने वेट की, तो वो है ऑलमोस्ट 24,000 to 25,000 टन। मतलब अगर ये हमारा किसी तरह से मोनेटाइज हो गया, तो हम अमेरिका से 3 से 4 गुना ज़्यादा गोल्ड हमारे पास है। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ऑपरेशन ग्लोबल हंट। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि दाऊद इब्राहिम जो डॉन है, उनके एक साथी है, उनको टर्की से पकड़ा गया है। उनका नाम कुछ डोला या डोलास ऐसा कुछ है। उनको टर्की से पकड़ा गया है। वो पकड़े गए थे ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत। ये ऑपरेशन ग्लोबल हंट चलाया हमारे नारकोटिक्स ब्यूरो ने, किसके साथ मिलके, इंटरपोल के साथ मिलके ये करते क्या है, नारकोटिक्स ब्यूरो वाले, हमारे जो संस्था है वो जो सब्सटेंसेस है, हेरोइन, कोकेन, ये सारी गंदी चीज़ें, उसको कंट्रोल में करते हैं। ओके, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में जानते हैं। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर कौन है, अमित शाह साहब है। हाँ, और इसको पावर्स जो मिले हैं वो मिले हैं नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स एक्ट 1985 के तहत। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके फिलहाल अभी साहब है अनीश दयाल सिंह, जो कि एक IPS ऑफिसर है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, इंटरनेशनल में देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एक ऐसी बॉडी है जो अमेरिका में आने वाले गुड्स जो है, गुड्स एंड सर्विसेज, उसके ऊपर, स्पेशली गुड्स के ऊपर टैक्स लगाना, कितना टैक्स लगाना, कौन से कंट्री को फेवर करना, कौन से कंट्री को फेवर नहीं करना, कौन से कंट्री को पेनल्टी करना, ये सारी चीज़ें, और उसका केस लड़ना WTO में, ये करती है यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ये बहुत बार न्यूज़ में रहता है। हमें ध्यान में रखना है स्पेशल 301 रिपोर्ट।
ये रिपोर्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में है। इन्होंने हमारे इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में फॉर इनकंसिस्टेंट प्रोग्रेस ऑन आईपी एनफोर्समेंट। अमेरिका का ये कहना है, मतलब यूएसटीआर के थ्रू, कि आप ना हमारी हम महंगी महंगी दवाइयाँ बनाते हैं, आप कैसे भी करके उसको इंडिया में लेके आते, उसको खोलखाल करते, रिवर्स इंजीनियर करके सस्ते में बना देते, जो कि एक हद तक सही भी है। एनीवेज, इसके तहत बॉल बाय बॉल कमेंट्री चल रही है, WTO में केस गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे 4 खंबे रहते हैं, उसमें से मिसाइल्स निकलती है और दुश्मन की आने वाली मिसाइल्स को वो टैकल कर देती है और हवा में ही उड़ा देती है तक आ ना सके। ये S-400 अभी न्यूज़ ऐसे निकल के आ रही है कि हमने हमारा चौथा यूनिट S-400 का अभी मई के महीने में इंडिया में आ जाएगा और उसको हम लगाएंगे राजस्थान सेक्टर में। चौथा वाला जो यूनिट है उसको हम लगाएंगे राजस्थान सेक्टर में, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर पे। S-400 की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। S-400 ये रशिया ने बनाया था और इंडिया ने उनको 5 यूनिट के लिए, 5 यूनिट्स के लिए $5.43 बिलियन दिए थे 2018 में। अभी चौथा यूनिट हमारे यहाँ आ गया है जो राजस्थान में रहेगा, और 5वां और आखिरी यूनिट जो है वो नवंबर में आने वाला है। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका ने और एक नियम बनाया, उसका नाम है काटसा। ये भी बहुत न्यूज़ में रहता है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसमें ये अमेरिका क्या कहता है कि आप हमारे जो दुश्मन है, स्पेशली रशिया, इनसे आप डिफेंस का सामान ना खरीदे, आप हमसे ही खरीदे, ताकि हमारा ही मार्केट चलता रहे, हम सोल लीडर बने रहे। इसके तहत इन्होंने काटसा बनाया था, लेकिन अमेरिका ने इंडिया को थोड़ी सी सहूलियत दे दी है। बाकी छोटे देशों के लिए यह सहूलियत नहीं है। इंडिया को एक ऐसी सहूलियत दे कि चलो भाई आप खरीद लो, क्योंकि आप अगर पावरफुल हो भी गए तो आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन चाइना को सबसे पहले काउंटर करोगे। तो इंडिया को थोड़ा सा इसमें से ये मिल जाता है। एक थोड़ा सा याद में रखना कि ये S-400 का इंडियन नाम, देखिए कोई भी हम डिफेंस का सामान खरीदते हैं फॉरेन कंट्रीज से तो पहले उनका फॉरेन नाम होता है, फिर वो जब इंडिया में आता है तो हम उसका नामकरण करते हैं। तो इसका इंडिया में नाम है, इंडियन नेम है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र, अगर बोले कि सुदर्शन चक्र का है तो वो S-400 है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सोयूज 5 एक रॉकेट है जो मिड लेवल, एक लो अर्थ ऑर्बिट में आपके सैटेलाइट्स को छोड़ता है। वो रॉकेट बनाया है रशिया ने, लेकिन उसको लॉन्च किया गया है बीकानौर कॉस्मोड्रोम इन कजाकिस्तान। आप याद रखिए फ्रेंड्स कि रशिया के एटलीस्ट 20% ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो एक्चुअली कजाकिस्तान में बेस्ड है। कजाकिस्तान और रशिया बहुत अच्छे फ्रेंड्स है। ठीक है, ये एक लो अर्थ ऑर्बिट है। तो बस ध्यान में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सोयूज 5 कौन से कंट्री का है, तो वो बोलेंगे तो रशिया का है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ब्रिक्स वुमेन्स वर्किंग ग्रुप। ब्रिक्स जो हमारा एक है, हमने कल परसों ही देखा था, ब्रिक्स जो ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने एक चीज निकाला, एक नया ग्रुप निकाला, जैसे ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली ब्रिक्स की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, तो अभी इन्होंने एक नया निकाला कि वुमेन्स वर्किंग ग्रुप, फेमिनिज्म के ऊपर इन्होंने निकाला है। इंडिया ने उसमें पहल की है और उसका चेयरमैन भी इंडिया में है। ठीक है, उसकी मीटिंग हुई थी अभी दिल्ली में। हमारी तरफ से कौन गई थी? फर्स्ट उसकी मीटिंग हुई थी, हमारी तरफ से गई थी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अनुप्रिया पटेल मैडम ने इंडिया को लीड किया था। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेशनल में देखेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि जो कमर्शियल ये सारा है, कमर्शियल एलपीजी जो है वो बहुत महंगा हो गया है। तो हमारा एक एलपीजी के ऊपर वो फिगर्स वगैरह ध्यान में रखने की जरूरत नहीं कि कितना रुपया है, ये सारी चीज़ें। हमारा इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो डोमेस्टिक एलपीजी के ऊपर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने चालू की थी। उसके तहत ये भी फिगर्स ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके तहत 10.35 करोड़, जुलाई 2025 तक ही 10.5 करोड़ महिलाओं को इसका हेल्प मिला था। उसमें जनरली ऐसा होता है कि जो इनिशियल कॉस्ट होती है, जो गैस हो गया, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी, साइनिंग फ़ी, ये सारी चीज़ें सरकार खुद कवर करती है। और कभी कभी पहला जो सिलेंडर रहता है वो भी फ्री में दे देती है, ताकि वो एक स्मोक फ्री, एक हेल्थी एनवायरनमेंट में हमारी महिलाएं काम कर सके। इसके 2 एलिजिबिलिटी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे।
आप घर की महिला जो है वो 18 साल से प्लस होनी चाहिए। दूसरा, आपकी फैमिली बीपीएल में होनी चाहिए, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, न्यूज ऐसे निकल के आ रही है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जो हमारे मूवेबल गुड्स है, मतलब जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, ओल्ड पर्सन है, उनके लिए जो छड़ी है, या फिर कोई हैंडीकैप है तो उनके लिए जो चलने का साधन है, वो सारे चीज़ें भी अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के तहत उनको भी हॉलमार्किंग की गई है। अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये एस्टेब्लिश किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 के तहत। ओके, एंड दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसके अंडर आते हैं। और ये 4-5 टाइप के कुछ स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट किए हैं, वो हमें देखने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, मैं बताऊंगा। स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन यानी कि सिंपल सा, उसके ऊपर आईएसआई स्टैंडर्ड ये चीज़ें, तो उसमें क्या होता है 15+ सेक्टर्स है इसमें स्टैंडर्ड है, जो मतलब जनरल चीज़ें, दैट इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, फूड्स एंड फूड प्रोसेसिंग। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन यानी कि आईएसआई मार्क ऐसा बड़ा सा आईएसआई ऐसा लिखा रहता है, वो किन चीज़ों में काम में आता है? सीमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, स्टील एंड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ों में। तीसरी चीज़ है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम यानी कि सीआरएस मार्क आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के चीज़ों पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, कौन सी? लैपटॉप, मोबाइल फोन या ईडी, ये सारी एलईडी लाइट, ये सारी चीज़ें। हॉलमार्किंग किसके लिए आता है? हॉलमार्किंग आता है गोल्ड ज्वेलरी, आर्टिफैक्ट्स, इन चीज़ों के लिए आता है हॉलमार्किंग। हॉलमार्किंग के ऊपर एक बार मेंस में क्वेश्चन आया था कि हॉलमार्किंग किस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करता है। ऑप्शंस आए थे प्रेशियस मेटल्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, ये सारी चीज़ को। उसका आंसर था, मैं गलत करके आया था एक्चुअली, उसका आंसर था प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें। एनीवे, चौथा फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेशन स्कीम, एफएमसीएस। ये इसमें होता है कि जो फॉरेन से जो गुड्स आते हैं वो अगर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं तो हम उनको भी आईएसआई मार्क दे सकते हैं इसके तहत। और उसके बाद लेबोरेटरी सर्विसेज, मतलब नेशनल एक्रीडिएटेड लेबोरेटरीज हमारे देश में है। ये बीएसआई कुछ ऐसे प्राइवेट लेबोरेटरीज को भी ऐसे मार्क कर देता है कि इनके थ्रू आप अगर सर्टिफिकेशन ले ले तो आपका काम हो जाएगा। ये, और वो किसके थ्रू करते हैं? नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज एक्रेडिएशन, ठीक है, इसके थ्रू वो लेबोरेटरीज को करते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A के तहत क्या हुआ है दोस्तों कि भाई हमने कुछ फ्रिगेट्स, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हमने डेवलप की थी। उसके तहत कितनी? 7 फ्रिगेट्स हमने डेवलप की थी, 7। उसमें से हमारी अभी 7वीं कौन सी? आईएनएस महेंद्रगिरी, ये आज डिलीवर हो गई, आई थिंक 30 अप्रैल को हो गई, 2-3 दिन पहले। आईएनएस महेंद्रगिरी, ये सारी ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए 2 ही शिपयार्ड्स इसने बनाया है, GRES मतलब ग्रीन रिसर्च, ये वाला, ये है आपका कोलकाता में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और मजगांव डॉक अपना मजगांव मुंबई बोल सकते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में। एनीवे, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ऑब्जर्वेटरी ऑफ कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड, इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उन्होंने क्या किया है कि कौन सा एक कॉलेज है मेट्रोलॉजी का इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज पूना में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, ये जो हमारा मेट्रोलॉजी का बहुत बड़ा कॉलेज है, इसने एक ऐसा रडार टाइप का बनाया है और उसको आंध्र प्रदेश में अपना विशाखापट्टनम आंध्रा यूनिवर्सिटी में वहाँ पे उसको रखने वाले हैं। उसके तहत वो वहाँ से मेट्रोलॉजी का रिसर्च करेंगे। ध्यान में रखना, वो ये थोड़ा सा सी आर्ट का फुल फॉर्म है कोस्टल एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड, ऐसा एक टाइप का ये है। वहाँ से ये मिशन मौसम के तहत सारा वहाँ पे मेट्रोलॉजी का ये करने वाले, रिसर्च करने वाले। मिशन मौसम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मिशन मौसम क्या है, मौसम के बारे में जान लेते हैं। मिशन मौसम लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने। इसका मेन काम है कि हमें हमारा जो वेदर का प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ाना है, वो बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? पंचायत लेवल तक बढ़ाना है, मतलब 5 से 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन, मतलब एक गांव में 1.5 से 2 हज़ार एकड़ ज़मीन होती है, 5 से 7 हज़ार लोग होते हैं, तो वो गांव में कब मतलब क्या वेदर रहने वाला है, क्लाइमेट रहने वाला है, ये बताने के लिए ये है मिशन मौसम, और वो हर 1 घंटे में हमें बताते आना चाहिए।
और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं डॉपलर वेदर रेडार्स, DWR। डॉपलर मतलब डॉपलर नाम जहां भी आए, कभी भी डॉपलर नाम आए, इसका मतलब है वेव्स रिफ्लेक्ट हो रही है, वेव टकरा के आ रही है, वो टेक्नोलॉजी को बोलते हैं डॉपलर वेदर रेडार्स। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मल्टी लेन फ्री फोरो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम। अभी क्या हुआ है गुजरात में का नेशनल हाईवे 48 सूरत भारूच स्ट्रेच सेक्शन, उसके वहां पे एक ऐसा टॉल नाका हुआ है कि वो मल्टी लेन है और बिल्कुल वहां पे गाड़ी आपकी सर्रा निकल रही है, कोई रुकने का जरूरत नहीं, किसी से करप्शन नहीं, कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने आप वो फास्टैग टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके यहाँ से वो ये टॉल कलेक्ट कर लेती है। वो कहाँ पे हुआ है याद में रखना है, नेशनल हाईवे 48 पे सूरत भारूच स्ट्रेट पे, गुजरात में। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अभी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में बहुत पॉलिटिकल कमेंट्री चल रही है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे, वो एग्जैक्टली क्या है हम जानते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऐसे टाइप का है जिसके लिए केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन 81,000 to 92,000 रुपीज दी है। उसके तहत वहाँ पे इंटरनेशनल कुरियर, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटीग्रेटेड, ये सारी चीज़ें, मतलब आपने कभी पिक्चरों में वगैरह देखा होगा कि अमेरिका में वो हवाई का एक आइलैंड है, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें, तो हम उसको उस टाइप का बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में, इंडिया के बंगाल के नीचे तमिलनाडु के उस साइड जो आइलैंड्स है ना, वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। ओके, ये 836 आइलैंड्स है, उसमें सिर्फ 31 इनहेबिटेड है, बाकी सब खाली पड़े, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, और वही उन्हीं कुछ खाली आइलैंड्स पे ये सारा डेवलपमेंट होने वाला है। उसकी कैपिटल का नाम है श्री विजयापुरम। उसको पहले बोलते थे पोर्ट ब्लेयर, अभी उसको बोलते हैं श्री विजयापुरम। और उन दोनों आइलैंड्स को, ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, उन दोनों को डिवाइड करने वाला है 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि अंडमान और निकोबार को डिवाइड करने वाला चैनल कौन सा है, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, ऐसा उसमें ऑप्शंस थे, तो आंसर था उसका 10 डिग्री। मेरा गलत हुआ था। एनीवे नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। स्टेट्स में देखेंगे पद्मा डोरी एक बहुत यूनिक टाइप का एक कपड़ा है, उसमें उन्होंने यूज किया है नॉर्थ ईस्ट का और आसाम का स्पेशली, ये है ईरी सिल्क। ईरी, इसको अहिंसा भी बोलते हैं, ईरी सिल्क। और उसको बुनने का तरीका है चांदेरी। वो चांदेरी आया है मध्य प्रदेश से, चांदेरी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। और ये हुआ है, इसका सारा जो बिजनेस एस्पेक्ट है, सेल्स, मार्केटिंग, फंडिंग, ये सारी चीज़ें विल बी डन बाय नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, विच इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके तहत होने वाला है। और हमारे प्रधानमंत्री का जो एक विजन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके तहत ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ओडिशा के लिए एक गुड न्यूज़ ऐसी है कि एक ये नाम ध्यान रखना, एपिक ग्रुप ने एक ऐसा टेक्सटाइल का प्लांट बनाया है जो नेट जीरो कार्बन एमिशंस और नेट जीरो वाटर का इन्होंने ये किया है नेट जीरो वाटर और नेट जीरो कार्बन। इन्होंने एक 100 मिलियन ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का इन्होंने खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में एक प्लांट लगाने वाले हैं ये लोग। उसमें ये नेट जीरो वाटर और नेट जीरो कार्बन, यानी कि वो खुद की इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाएंगे, अपने सोलर पैनल लगाने वाले हैं। और वो वाटर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता क्या है कि वाटर बहुत पोल्यूट होता है, तो वो सारा वाटर नदियों में, नालों में, स्पेशली यूपी में ये बहुत ज़्यादा होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत है, तो जितना भी वो गंदा पानी आता है सब वो गंगा नदी में बहा देते हैं। पर यहाँ पे वैसा नहीं करने वाले, ये पूरा वाटर को रिफाइन करके, रिसाइकल करके बे ऑफ बंगाल में छोड़ने वाले। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव जीरो पेपल स्टेट लेवल जुडिशरी। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कौन है, सूर्यकांत साहब। इन्होंने एक कोई प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम था कॉन्क्लेव ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन। ये हुआ था गैंगटॉक में, विच इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम। उन्होंने बताया कि सिक्किम बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव पेपरलेस स्टेट जुडिशरी। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का नाम थोड़ा देख लेते हैं, प्रेम सिंह तमंग या फिर PS गोले, दोनों नाम से इनको जाना जाता है। ऑफिशियली भी इनके ये दो नाम हैं। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मर्जर्स और एक्विजिशंस में, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है आज। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में श्री अनुग्रह नारायण दास,
ये एक हमारे ब्यूरोक्रेट है, बहुत टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेट है, एंड ही हैज टेकन इन चार्ज एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। डिफेंस अकाउंट्स की ये दिस इज द कंट्रोलर जनरल। ओके, सेकंड न्यूज, श्री आशुतोष गोवारिकर। आशुतोष गोवारिकर इज ए वेरी बिग फिल्म डायरेक्टर, पूरी फिल्म की इनकी फैमिली फिल्म्स में है। ही इज द फेस्टिवल डायरेक्टर फॉर 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये जब आएगा, हमारी मेंस रहेगी नवंबर में, आएगा, हमको सब रटना पड़ेगा इसके बारे में। 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया विच इज गोइंग टू गोवा, ये होने वाला है नवंबर में होने वाला है, ठीक है। और एक रवि के साहब है, इन्होंने, ही इज द मैनेजिंग एंड सीईओ, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। इन्होंने कौन सा एयरक्राफ्ट बनाया था? वो एयरक्राफ्ट इन्होंने बनाया था तेजस। तेजस जो इंडिया का पूरा सिर्फ इंजन छोड़ के पूरा इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है, वो बनाया था हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। एंड इनके अभी प्रेजेंट के साहब है रवि के। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, डेज। फर्स्ट में यानी कि कल के दिन में है महाराष्ट्र डे और गुजरात डे। फर्स्ट में इज बोथ, फर्स्ट में, आज का दिन वैसे सेकंड में है, फर्स्ट में इज बोथ महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे। इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के पहले क्या था कि एक बॉम्बे स्टेट था, उसमें पूरा पाकिस्तान का सिंध, हमारा गुजरात और हमारा महाराष्ट्र, ये तीनों स्टेट थे। तो इंडिपेंडेंस हुआ तो सिंध में पाकिस्तान वो कराची में चला गया, पूरा उधर चला गया, फिर गुजरात और महाराष्ट्र बचे थे। तो फर्स्ट में 1960 को एक बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसमें महाराष्ट्र को और गुजरात को तोड़ के तो दोनों का फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट में 1960 को। एनीवेज, आज के करंट अफेयर यही समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड फॉर डेली करंट अफेयर्स प्लीज क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।